प्रश्नकाल okay after question hour. Honorable member after question hour. Honorable member after question hour. No question hour after question hour. No honorable member, please after question hour. I am honorable member. I allow after question hour. No question 101 श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न क्रमांक 101 दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पटल पर रख दिया गया। माननीय अध्यक्ष रेल महोदय विभाग की मांग है, रेल विभाग की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को विनती है कि इसे किसानों के मसले पर किसानों की बात को उठाने में व्यवधान ना करें। किसानों का प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए। किसान की बात रखने में व्यवधान ना करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कदम उठाए गए। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही आपको आग्रह कर दिया है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अलाउ कर दूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसानों के मूलभूत समस्याओं में किसानों को उचित मूल्य देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कुछ अहम कदम उठाए, उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम जो देश के कृषि इतिहास में सुवर्णाक्षर से लिखा जाएगा, वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सर्जन करने का। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए इस सदन में बड़ी खुशी हो रही है। कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है। किसी राज्य में 2 डिजिट में कृषि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। इस देश में अकेला मध्य प्रदेश इस सौभाग्य का भाग्यशाली रहा जहां 11% का ग्रोथ जब शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ था। ऐसे अनुभवी हाथ में भारत का कृषि विभाग होने से मुझे उम्मीद ही नहीं, श्रद्धा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्मित करके जो गैप्स थे उनको, उसका स्टेटस क्या है और उसके लिए हमारे देश के किसानों में क्या बदलाव आया है, किसानों को कितना लाभ मिला है, उसकी जानकारी माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। एक मिनट माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। आप माननीय सर प्लीज बैठिए। जब मैंने माननीय सदस्य आपको बता दिया, रक्षा मंत्री जी रहेंगे, आपको ट्यूशन आवर के बाद में 1 मिनट बुलाने जाऊंगा, ठीक है ना? आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, प्रश्न करें। हाँ, 0 आवर के बाद। एक्सीडेंट की जानकारी माननीय मंत्री जी को वो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अवगत करा दिया उन्होंने। माननीय मंत्री जी, मैंने माननीय मंत्री जी 1 मिनट। सारी घटना के बारे में 1 मिनट, सारी घटना के बारे में माननीय मंत्री जी ने मुझे अवगत करा दिया है, विषय उनके ध्यान में आ गया है आपका। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी को रिप्लाई कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
किसानों का कल्याण। आप मानिए मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और कि हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य माननीय मंत्री जी एड्रेस इधर करें। पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में, जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के 72,222 संरचनाएं जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई है, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखे, रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विस्तार से इस विषय की जानकारी। आप विस्तार से क्वेश्चन मत पूछो, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछो। एक लाइन में पूछूंगा सर कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का भी विषय रखा है और संकल्प किया है। इसी योजना के तहत उसी दिशा में क्या प्रगति हुई है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे और ये कुसुम योजना जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है।
कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है। मनीष जायसवाल। अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत जो इन्होंने किसानों को राहत दिया है। लेकिन मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी तक ये सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि सेलेक्टिव एरिया, जैसे हमारे झारखंड में टमाटर की खेती बहुत होती है। दादा, किसान के बारे में बात हो रहा है, दादा थोड़ा सम्मान कीजिए अन्नदाता का। किसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सम्मान करिए दादा उसका। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है, माननीय सदस्यों को भी आग्रह किया, विशेष रूप से माननीय मंत्रीगणों का आग्रह किया है। कोई भी बैठे कोई भी टिप्पणी कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दें। और माननीय सदस्य भी क्यों जवाब दें? आप तो प्रश्न पूछे सीधे मेरे सवाल। इन्हीं लोगों की आदत है, उनकी आदत में सुधार नहीं हो सकता। शॉर्ट में ऐसे लोगों को सर अध्यक्ष महोदय थिएटर की संज्ञा दी जाती है। मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना, अध्यक्ष महोदय, जो सेलेक्टिव एरिया है, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में और विशेष करके हजारीबाग में टमाटर की खेती और धनिया की खेती बहुत आयत होती है। अभी टमाटर का शेल्फ लाइफ अध्यक्ष महोदय बहुत कम है। ऐसे में अगर व्यक्तिगत किसान को, अगर वो छोटे छोटे किसान के समूह हैं, अगर उनको छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का इसमें इनकॉर्पोरेशन अगर कर लिया जाए तो ऐसे किसानों को अध्यक्ष महोदय बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि कुसुम योजना में अध्यक्ष महोदय सोलर पंप का तो आपने प्रोविजन किया है, अगर साथ साथ बोरिंग का भी अगर प्रोविजन हो जाए, बोरवेल भी इसके पार्ट अगर बन जाए तो किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। वो निर्माण निजी निवेशक भी कर सकता है, एफपीओ किसानों के समूह भी कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कर सकता है। इंडिविजुअल कोई बहुत छोटा किसान करना चाहे तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए उतना लाभ का धंधा साबित नहीं होगा, लेकिन इसमें इतनी व्यवस्था कि किसानों का समूह एफपीओ भी इस तरह के कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं जिनमें टमाटर सुरक्षित रखे जा सके। बाकी माननीय सदस्य ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, हम उन पर यथासंभव विचार करेंगे। सुदीप बंदोपाध्याय जी। शिवराज चौहान जी, आपको साथ द्वादश लोकसभा से हम लोग एक साथ मेंबर थे कोपू में। इधर आज आपको केंद्रीय मंत्री देखने मैं खुश हूँ। एक प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ। आप कोल्ड स्टोरेज के बारे में बोलते हैं, किसानों के लिए वो कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे, सामान रखेंगे, but there are shortages of cold storage in the whole of the country, extreme in number. Farmers start to go for distress sales, प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं और उनको कोल्ड स्टोरेज में जगह ना मिलने का कारण मार्केट में जाके उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। 1 केजी पोटैटो बनाने के लिए किसी को 2 रुपया पड़ता है, तो डिस्ट्रेस सेल में उनको मार्केट पे कोल्ड स्टोरेज के जगह ना मिलने का कारण 1 रुपये में बिक देना चाहिए।
मैं जानना चाहता हूं मंत्री को पास कि कोल्ड स्टोरेज सेटअप को सारे देश में बढ़ाने के लिए किसानों को जितना नेसेसिटी है इसको फिलअप करने के लिए ये भारत सरकार क्या पदक्षेप लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोपाध्याय जी का मैं बहुत आदर करता हूं। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ साथ रहे हैं और इनकी प्रतिभा का भी सम्मान करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था के लिए सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए 10 साल तब भी, और इसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन अब तेजी से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम लगातार जारी है इस योजना के अंतर्गत भी, और इसलिए जगह जगह मैंने अभी राज्यों की सूची आपके सामने पढ़ी थी, कोल्ड स्टोरेज भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की ये योजना 32-33 तक जारी रहेगी। जहां जहां गैप्स कहीं आएंगे, इसी योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी किया जाएगा। श्री प्रशांत पेडोले जी। प्रशांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी को प्रश्न करना चाहूँगा। पीएम कुसुम योजना के तहत देश में कितने सोलर पंप, सोलर पावर प्लांट, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर संयंत्र की स्थापित किए गए एवं इसमें कितने मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना अभी प्रारंभ हुई है। मैं पूरी जानकारी लेकर माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 102 श्री सुब्बा रायन के सुब्बा रायन। क्वेश्चन नंबर 102 माननीय मंत्री महोदय, सदन के पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைச்சருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்தி அளிப்பதாகவோ இந்த கேள்வியின் தேவையை நிறைவு செய்வதாகவோ இல்லை. இது யூபிஏ சர்க்கார் நிகழ்த்திய சரித்திர சாதனைகளில் ஒன்று இந்த மனரேகா. இந்த மகத்தான திட்டம் என்பது குடும்பத்தில் ஒருவருக்காவது வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த திட்டமும் சட்டமும். ஆனால் இப்பொழுது இவை மெலிந்து எலும்பும் தோலுமாக உருக்குலைக்கப்பட்டு கிடக்கிறது. இவற்றிலிருந்து விடிவு வேண்டும் என்பதற்காக நான் தங்கள் மூலமாக ஒரு கேள்வியாக கிளப்புவது என்பது, இன்றைய நிலையில், இன்றைய விலைவாசியில், சம்பள முறைகளில் இந்த சம்பளத்தில் வாழவே முடியாது. எனவே மனரேகா தொழிலாளர்கள் முன்வைத்திருக்கிற கோரிக்கை தினசரி 700 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கை. அந்த கோரிக்கை நியாயமானதும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதும் தான். நான் தங்கள் மூலம் ஒன்றிய அரசை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக 500 ரூபாயாவது பதில் உரையில் அமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறேன். ஏனென்றால் இன்றைய நிலையில் ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் என்பது கொடுக்கப்படுவதே இல்லை. 100 நாள் வேலை எங்கும் கொடுக்கப்படவே இல்லை. எனவே இதை 200 நாளாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும், 700 ரூபாயாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் சட்டப்படி கொடுக்க வேண்டும். இல்லை, அதே மாதிரி एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, आप एक प्रश्न पूछे, प्लीज एक प्रश्न पूछे, ओनली वन क्वेश्चन, उसके बाद सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगा। बैठ जाइए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका जवाब दे, सप्लीमेंट्री पूछ। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मनरेगा के ऊपर की वेजेस को बढ़ाने के लिए और श्रम देने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में
जब यूपीए की सरकार थी तो उनके समय में मात्र 2,13,000 करोड़ रुपए के ही जारी किए गए थे, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर जो पिछले 10 वर्षों का आप देखेंगे तो करीब 250 गुना बढ़ाकर 7,37,000 करोड़ रुपए इस मद में देने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि वेजेस बढ़ना चाहिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूं कि वेजेस बढ़ाना हमारे मनरेगा की CPI एक संस्था है जिसके थ्रू वो समय समय पर प्रतिवर्ष उसका आकलन करती है और जहां उसको उचित लगता है उस पर बढ़ाती है। मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर जो हम डेटा देखेंगे तो मजदूरी में करीब 43% का इजाफा हुआ है। तो इसको प्रति वर्ष के अगर हिसाब से देखेंगे तो करीब 7% का इजाफा प्रति वर्ष हमारे मजदूरों का, श्रमिकों का होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ध्येय है कि हम मनरेगा में 100 दिन का काम जरूर अपने गरीबों को देना है। जो लोग इच्छुक काम करने वाले लोग हैं उसी गांव में हम उनको रोजगार देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। சார், ஒரே ஒரு கேள்விதான். माननीय मंत्री जी, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுப்பது மாநில அரசா மத்திய அரசா என்பதை விளக்க வேண்டும். அடுத்து நிர்வாக செலவினங்கள் என்ற பெயரால் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தில் பிடிக்கப்படுகிறதா, அது அரசாங்கமே அந்த செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்பதற்கு விளக்கம் அளிப்பதோடு அமைச்சர் மறுபரிசீலனை செய்து 200 நாள் 700 ரூபாய் சம்பளம் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உறுதிப்படுத்துவாரா? मंत्री जी, मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार, अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 100 दिन का काम देने के लिए और कटौती देने की कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहां तक सदस्य की चिंता है कि कार्य दिवस बढ़ाने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार कोई जितना भी डिमांड करेगा, चाहे फाइनेंशियल चाहे काम, उसको हमारी सरकार उस गांव में देने का काम करेगी। और दूसरा, मैं ये स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि 100 दिन के काम के लिए स्टेट सरकार जो भी मांग करेगी, भारत सरकार उसको देने का काम करेगी। धन्यवाद। श्री सेल्वराज। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதல் முறையாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி. என்னை தேர்வு செய்து அனுப்பிய நாகப்பட்டினம் தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிலே திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 100 நாள் வேலையிலே விவசாயம் என்பது முழுமையாக இயந்திரமயமாக மாறிவிட்டது. ஆகவேதான் நம்முடைய உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். பேரூராட்சி நகராட்சிகளுக்கும் இதை விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதே போல இந்த ஆண்டு 86,000 கோடி ரூபாய் என்பதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். இது செய்தால்தான் ஓரளவிற்கு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரம் சீரமைக்கப்படும். அந்த அடிப்படையில் இங்கே செய்யுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि नगर पंचायत और नगर पालिका में, चूंकि हमारे आरडी विभाग का मामला नहीं है, लेकिन मैं सदस्य के संज्ञान में ये जरूर लाना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे स्वच्छ भारत है, ऐसे तमाम कौशल विकास है, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिस पर हमारी सरकार रोजगार के दृष्टिकोण से काम कर रही है। बहुत बहुत टी सुमिति। Thank you very much, sir. Sir, the state of Tamil Nadu, where about 90 lakh people participate in Manrega works, had requested allocations for 40 crore person days for 23-24. But I would like to ask through you, the minister, it was sanctioned funds for only 28 crore person days, sir. So what is the rationale of the government behind such a smaller allocation to our Tamil Nadu state? And I would like to know through you whether the minister considered this and plans to increase the same in the coming time, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रदेश के हिसाब से वो अपनी डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से हमारी सरकार उसको देती है। धन्यवाद।
कल्याण बनर्जी। सर Sir, under the Manrega Act, it is the responsibility and duty, it's a mandatory duty of the central government. It's not the wish or choice, but it's the mandatory duty of the central government to provide 100 days work. It's not anybody's choice. It has to be done. And you see from the chart itself that it has not been provided. It is not correct that whenever the state government is asking, they are providing. No, not at all. There are facts. Especially for the West Bengal, a political biasness has been adopted by the central government, and they have not provided the 100 days work. Despite the claim, I am assuring it. It's just 3 years. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा, तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल ने यह किया है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR हुई है, और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, ये पैसा खाने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण प्लीज। माननीय सदस्यगण, इस पे कई माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंट्री पूछा है। आप रूल्स 55 के अंदर मुझे लिख के दे दें, मैं इस पे व्यवस्था दे दूंगा। प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए, सब बैठिए। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप रूल्स 55 के अंदर मुझे लिख के दे दे, इस पे मैं चर्चा करा दूंगा, ठीक है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 103, श्री भर्तृ प्रताप जी। क्वेश्चन नंबर 103 सर। माननीय सदस्य, प्लीज मेंबर, प्लीज सर, आप पहली बार की मेंबर है, बैठ जाइए। मिनिस्टर हैज गिवन, बोल दिया उनको।
उनको बोल दिया उनको, बैठ जाइए, बोल दिया प्लीज। बढ़ती मेहताब जी प्लीज बैठ जाइए, ठीक है। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज अपनी सीट से, माननीय सदस्य अपनी सीट पे जाइए। माननीय सदस्य सर, माननीय सदस्य अपनी सीट से इधर मत आया करें बेल में। माननीय सदस्य आप बैठे बैठे मत बोलिए। सर, the matter is relating to production-linked incentive claims. The minister has given reply which has been laid on the table of this House. My first supplementary would be, what are the eligibility criteria for companies to apply for the PLI scheme under this reopened window? Has there been any change in the application process or requirements compared to the previous rounds? Could you provide details on the expected levels of investment and capacity expansion that the ministry anticipates from the industry under this scheme? माननीय मंत्री जी। Speaker sir, the member has asked a very pertinent question regarding the public-linked incentive scheme, which is a very ambitious scheme of this government. And the member has asked what is the criteria on which basis this scheme incentives are given. So I'd like to inform through you to him and the House that the PLI scheme, those entities are chosen which are champions in this sector. We are looking at making domestic champions as well as international companies who are multinationals across the globe to come and invest here and set up manufacturing units in India and create jobs. So we are looking at their investment potential. We are looking at their job creation opportunities that they bring to the table. We look at their technology transfer. These are the certain criteria which are looked at when a PLI scheme is given to a particular company. And the other issue that the member has raised as to whether there will be any changes in the mid-course, I would like to inform him that there will be no changes in any scheme once it is reopened for a particular reason, but only thing that will happen, and even till the tenure of the scheme will remain the same. Thank you. My second, sir, this is relating to the Atmanirbhar Bharat initiative. That's what PLI has been initiated for 90 days only. I would like to understand my second supplementary, sir. What specific benefits and incentives are being offered to the companies that qualify under the PLI scheme for white goods? Are there any new or additional incentives introduced in this round? And what is the timeline for the selection and approval process once the applications are submitted? When can the applicant expect to receive the final decision regarding their participation in the scheme? It cannot be an open-ended scheme. माननीय मंत्री जी। Sir, as far as what the member has questioned, like I said, there is no change in the scheme. So once the scheme is reopened, the rules, the conditions remain same. And as far as what the member has asked, what benefits do accrue, of course, we are looking at technology transfer. Why we've reopened a particular scheme in a particular ministry of the PLI scheme? Because we see a buoyancy in the market. We are getting enough investment. We are people are lining up to set up manufacturing units. There is technology transfer. There is job creation. There is employment. There are other MSMEs, subsidiaries, which gain traction because of industry being set up. So all these are reasons why we are welcoming it, and we are ensuring that mid-course we are opening up PLI schemes. क्वेश्चन नंबर 105 को भी क्लब कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 105 श्री रंग अप्पा बाड़ने जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप पहले क्वेश्चन नंबर बोलें, क्वेश्चन नंबर 105 बोले आप। क्वेश्चन नंबर
105. माननीय सदस्य, माननीय Lead on the table of the House. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने 2020 में PLI योजना शुरू की थी। इसमें मुख्य 14 उद्योग हैं और छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें से मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है और 2020 से अब तक हर राज्यों में इस योजना का जो जानकारी मुझे चाहिए कि इस योजना के तहत किस उद्योग को लाभ मिला, इसकी जानकारी मुझे चाहिए राज्यवार। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है छोटे उद्योगों के बारे में, PLI स्कीम, इंसेंटिव स्कीम से लिंक्ड जो है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले तो ये योजना बड़े कंपनीज को लाने के लिए आधारित थी, मगर जब बड़ी कंपनी लगेगी तो साथ ही साथ MSME का भी ग्रोथ होगा और उसी के तहत हमने देखा है कि अभी तक 176 MSMEs इस PLI स्कीम के लाभार्थी हैं। ये जो हमारी योजना है ये बहुत महत्वाकांक्षी है और अभी 755 एप्लीकेशन इसके आ चुके हैं 10 विभागों में। एक 1.32 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 8.5 लाख से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है और प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो 11 लाख करोड़ का हो चुका है और ये 1300 यूनिट्स जो हैं ये 27 राज्यों में लग रहे हैं। तो ये बहुत ही, मैंने जैसे बताया, महत्वाकांक्षी योजना है और इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो सरकार का लक्ष्य था उद्योगों को लाना, भारत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनाने का, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए ग्रोथ, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी ज़रूरत वो हो रहा है और वैल्यू एडिशन हो रहा है। जो कंपोनेंट दूसरे देशों से आते थे वो आज भारत में बन रहे हैं और ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है और ये डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो मैंने अरविंद सावंत जी, सप्लीमेंट्री नहीं होता उसमें क्लब में है। माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। See, there are two parts in this. I really appreciate the scheme. It's a good scheme, definitely. But at the same time, you must think of it our own sectors. For example, Indian telecom industry, which was manufacturing our own instruments. Now, why don't you, give them some incentives so that also company will come up. But at the same time, I would like to ask you the question. The technology transfer is there, the issue. Now, sir, in the case of China, whether the trading has started or not, under the pretext of Atmanirbhar, the MTEL BSNL could not bring the equipment because of the diplomatic crisis. Now the situation is that under the Atmanirbhar, we are not manufacturing in India. We are waiting for that. And some people, MSCBs, we have brought the machineries from China. But they cannot install it because they know they don't transfer the technology. They ask for a person to come and install over here. That person is not getting the visa. Whether the government is thinking of it to grant the visas for the people who are coming from China to install the machineries which have been brought to India through this trading. Kindly answer the question, sir. Thank you so much. माननीय मंत्री जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्षों से हम देखते थे कि कई देश लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, निवेश को प्रोत्साहित करते हैं और भारत में भी ये मांग थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उसमें एक शुरुआत के समय भारत की जो उद्योग जगत है वो कोई ऐसा नहीं बोलता है हमें परमानेंटली आप सपोर्ट दो, परमानेंटली सब्सिडी चाहिए। जैसे स्कूटर को स्टार्ट करने वक्त एक किक मार के किक स्टार्ट करते हैं, एक प्रकार से PLI स्कीम को उस दृष्टिकोण से बनाया गया कि कैसे उद्योग जगत को हम शुरुआत के समय में जो कॉस्ट कम्पेटिटिवनेस है, और ये बहुत सोचे समझी रणनीति के तहत हुआ है। कमेटी बैठी, हर इंडस्ट्री का
स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया किस इंडस्ट्रीज में भारत में क्षमताएं हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है, और उसमें से 14 सेक्टर आइडेंटिफाई हुए जिसको 4-5 साल के लिए हम सपोर्ट दें, उस सपोर्ट से वो ग्रो करें और फिर स्थापित हो जाए भारत में, भारत को भी आत्मनिर्भर बनाए और भारत में भी लाखों लोगों को नौकरी मिले। जब एक उद्योग आता है तो उसके साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। एमएसएमईज सप्लायर्स के रूप में उसमें आती है। एक आसपास के इलाके में ढाबे लगते हैं, होटल लगता है, टैक्सी ड्राइवर होते हैं, तो एक पूरे क्षेत्र का विकास होता है। मुझे खुशी है कि देश के अन्य राज्यों ने और लगभग 27 राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज ने इसका लाभ लिया। इसमें महाराष्ट्र भी है, इसमें तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब भी है, तमिलनाडु भी है। हर प्रदेश ने अपने जो सेक्टर्स में जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे अट्रैक्ट करते हैं। रही बात टेलीकॉम सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर में भी पीएलआई यूनिट्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर में भी कई लोगों ने निवेश किया है। जरूरी नहीं है हर सेक्टर में इक्वल निवेश हो। जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो भारत आना चाहते हैं, स्वयं उनकी इच्छा अनुसार हम उनको आमंत्रण देते हैं और इसका काफ़ी विश्व भर में प्रचार प्रसार किया गया। विश्व भर की कंपनियों ने काफ़ी इसमें रुचि ली और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कई सारी चीज़ों जिसमें हम पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर थे, अब देश में बनने लगी। आपने टेलीकॉम का उदाहरण लिया, मैं वाइट गुड्स का भी बताना चाहूँगा कि पिछला प्रश्न उस पर था। पहले एयर कंडीशनर्स या एलईडी लाइट्स बड़े पैमाने पे विदेश से आती थी। पीछे ही मैं रिव्यू कर रहा था, हमारा अंदाजा था 40-45% डोमेस्टिक कंटेंट हो जाएगा एयर कंडीशनर्स में। मुझे खुशी है सदन से साझा करते हुए आपके माध्यम से कि अब 65% से अधिक एयर कंडीशनर्स में भारतीय बनाए हुए, भारतीय मूल के कंपोनेंट्स लगते हैं और ये बढ़ के 80-85% तक अगले 2-2.5 वर्ष में जाएगा। जो शुरुआत की है भातृहरि महताब जी ने पूछी, हमने फिर से क्यों खोली, कई कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स ने इसका लाभ लिया, कई और इसका लाभ लेना चाहते हैं। फिर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ने जब अप्रोच किया, हमारे पास कुछ निवेश बाकी था तो कुछ सब्सिडी बाकी थी, तो एक और बार विंडो खोली कि और लोग इसका लाभ ले सके, भारत आत्मनिर्भर हो एयर कंडीशनर्स, एलईडीज में, टेलीकॉम में। और ये कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ साथ इस स्कीम ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम भागीदारी की भारत को सक्षम बनाने के लिए। और जहाँ तक वीज़ा की बात है, जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कंपनियाँ आती हैं, साधारणतः अगर वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक ना हो, जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो उसके लिए वीज़ा की प्रावधान किया गया है। जहाँ जहाँ जेन्युइन केसेस पीएलआई से लिंक्ड आते हैं, वो अगर डीपीआईटी को अप्रोच करते हैं तो एमई और होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम चेक करके उनको वीज़ा देने के लिए प्रयत्नशील। गौरव गोगोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय बात तो करते हैं आत्मनिर्भर की, पर जिस प्रकार का उन्होंने आर्थिक स्थिति बनाई है, अब भारत पिछले 10 वर्ष में आत्मनिर्भर नहीं और चाइना निर्भर हो गया है। अब अभी अरविंद सावंत जी ने कहा कि चाइना से और वीज़ास की मांग मंत्रालय कर रही है और ये उन मंत्रालय को ये सुझाव भी दे रहे हैं कि हमको और वीज़ास चाहिए। कुछ दिन पहले आपका प्रश्न क्या? मैं मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ दिन पहले यही लिखा कि चाइना से हमको और एफडीआई हमको लेना चाहिए। तो जहां पे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम चाइना के साथ सख्ती से पेश आएंगे, वहीं पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हमको चाइना से और निवेश चाहिए, चाइना से और वीजा चाहिए। तो देश के विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दो अलग बातें क्यों करते हैं? डबल इंजन की बात। माननीय सदस्य ने 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, वो भूल रहे हैं कि कितना विफल उनका राज्य रहा कि भारत को पड़ोसी देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ा। हाल में पिछले हफ्ते एक सवाल के जवाब में हमारे मंत्रालय ने साझा किया था देश को कि कैसे कांग्रेस के समय जो इंपोर्ट है, जो आयात होता है,
वो इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा कि कहाँ $4 बिलियन का चाइना से आयात होता था, वो बढ़ के लगभग 40-45 बिलियन तक गया, यानी 10 गुना से ज्यादा आयात चाइना से इनके समय में बढ़ा। जबकि हमारे समय में जो बढ़त हुई वो मात्र 2-2.25 गुना हुई। हमने नियंत्रण में लाया, हमने अलग अलग स्कीम से देश को आत्मनिर्भर बनाया, देश में मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ यूपीए के ऊपर, और आज के दिन उनका नाम बदल गया, क्या बोलते हैं, इंडी। आजकल इंडी अलायंस बनी है, पर यह यूपीए ही है। यूपीए के समय देश को कमजोर किया गया। हमें आज तक पता नहीं वो एमओयू क्या था, वो एमओयू चाइना के साथ जो कांग्रेस के नेताओं ने किया, आज तक पता नहीं क्या था। क्या उसके कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट यूपीए के समय लगभग 30 गुना बढ़ा, ट्रेड डेफिसिट 30 गुना बढ़ा, ये यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चाइना पर भी लगाम लगाया, निवेश पर भी लगाम लगाया। जहाँ तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात है, वो एक इंडिपेंडेंट एटोनमस रिपोर्ट लाते हैं। उस रिपोर्ट का उनके विचार है कि भारत की सरकार का अभी की स्थिति में एट प्रेजेंट कोई बदलाव नहीं है। जो निवेश चाइना से आता है उसको प्रेस नोट 3 के तहत चेक किया जाता है, और जहाँ जहाँ हमें उचित नहीं लगता है उसको रोका जाता है। भारत सरकार की पॉलिसी आज भी वही है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मात्र सुझाव। क्वेश्चन नंबर 104 श्री के प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 104 माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। श्रीमती प्रतिभा धनोरकर। अध्यक्ष महोदय, एकंदरीत जो हा 104 नंबरचा प्रश्न आहे, माझ्या मतदारसंघात आपण पाहिलं असेल की चंद्रपूर जिल्ह्यात 444 आत्महत्या झाल्या आणि देशात सगळ्यात जास्त आत्महत्या माझा जो दुसरा मतदारसंघ आहे त्यात यवतमाळ जिल्ह्यात 1641 आत्महत्या झाल्या, पण अजूनपर्यंत शासनाने कुठलीही दखल त्याची घेतली नाही। संबंधित मंत्री महोदयांना माझी 2च स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे की ज्या आत्महत्या करणारे कुटुंब आहे त्या कुटुंबाला शासन म्हणून आपण त्या कुटुंबाचे पालकत्व स्वीकारणार का, आणि केलेली मदत ही कधीपर्यंत आपण शासनाकडून त्या कुटुंबाला करणार, याचं सविस्तर उत्तर मंत्री महोदयांनी। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन बहुत कीमती है और एक भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर घटना होती है तो वो तकलीफ का विषय है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा गया जीवेद सरदा सतम। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से देश के किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं प्रारंभ हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगनी हो और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी है। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, प्राकृतिक आपदा में सरकार फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से नुकसान की भरपाई करती है, राहत देती है, फसलों का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसी योजनाओं को प्रारंभ करना। और इसलिए मैं कहता हूं कि किसान के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आय बढ़ाने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं और किसान को ठीक दाम मिले उसके लिए अनेकों प्रयत्न किए गए। क्वेश्चन नंबर 106 श्री धर्मवीर सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 106। धन्यवाद। 106 माननीय मंत्री महोदय,
106 माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। स्पीकर साहब, पूरा जब जवाब पढ़ा तो इसमें दोहराए नहीं कि पिछले 10 साल की तुलना में कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 9 गुना बढ़ा है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज का मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो वो किसान नहीं है, किसान तो बड़े फार्म हाउस के लोग हैं, वो है खेती हर मजदूर। क्या उस मजदूर को मनरेगा में शामिल किया जाएगा जो अपने खेत में काम करता है? साथ में क्योंकि मौसम बदलता रहता है और ऐसे मौसम में इस बार बारिश बहुत कम है, हरियाणा प्रदेश में तो लगभग सूखा है, बगैर पानी फसल पैदा नहीं हो सकती। क्या इस साल कोई मुआवजा किसान को देंगे? और क्योंकि सरकार का इंसेंटिव खासकर डीएपी यूरिया जो नहीं अपने खेत में डालता, क्या उसके अंदर उस प्रति एकड़ जो केवल जैविक खाद यूज करता है उसको 10,000 रुपये पर एकड़ किसान को देने के लिए कोई इंसेंटिव है भारत सरकार के पास? माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की अपनी गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत 100 दिन के रोजगार मांगने पर उसको मजदूरी दी जाती है। जहां तक पानी की समस्या की बात कही माननीय विद्वान सदस्य ने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी अनेकों परियोजनाओं पर काम चल रहा है और सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकिंग जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी कैन बेतवा जैसे कई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, उन पर भी पानी की व्यवस्था के लिए योजना सरकार ने बनाई है, सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है, सूखा इत्यादि, उसमें राज्य जब अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो केंद्र सरकार अपने दल को भेज के परीक्षण करवाती है और उन जो नियम और प्रक्रिया उसके अंतर्गत सहायता देने का काम करती है। मैं हरियाणा के किसानों को प्रणाम करता हूं, उन्होंने देश के अन्न के भंडार भरे हैं, उनका आदर करते हैं। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रश्न उठाया कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसको बढ़ावा देगी क्या? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती मिशन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया जा रहा है और धीरे धीरे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण जो नुकसान हो रहा है मानव शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और जमीन की उत्पादक क्षमता भी कम हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती भी तो हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए प्राकृतिक खेती पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है, जिससे लागत भी घट सके और सुरक्षित उत्पाद हमें मिल सके और धरती का स्वास्थ्य भी। माननीय सदस्य, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बताया, क्योंकि हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमारी इस यमुना के ऊपर 3 डैम बनने थे जिससे थोड़ा बहुत पानी हमें मिल जाए, लखवार, रेणुका और किसाऊ। क्या भारत सरकार हमें ये बताएगी कि वो जल संसाधन पूरा हो जाएगा? जल संसाधन मंत्री बताएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर और जो 3 कृषि कानून आए थे उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा, पंजाब में हुआ था। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा के किसान को नमन भी कर रहे थे और उससे पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा प्रत्येक मानव जीवन अनमोल है। इस आंदोलन में 750 किसानों की जान कुर्बान हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान थे। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं
कि जब समझौता हुआ सरकार के साथ तो कहा गया कि इन किसानों की मदद की जाएगी, जो परिवार जिनके जीविका मंत्री जी लेने वाला व्यक्ति चला गया, मगर अभी तक उनमें नौकरी नहीं दी गई है। क्या सरकार सोच रही है कि इनको इन परिवारों में रोजगार दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया था। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता। और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। इनका 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। जौ का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850 कर दिया है। ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371, मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान माननीय अध्यक्ष महोदय 55, खोपरावाल 5500 से 4750। और सुन लें, उड़द, मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होती थी मैं बताना चाहता हूँ। टेबल कर देना, दलहन की खरीदी, और मैं ये कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसान को ठीक दाम देने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल जी। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
प्रश्नकाल okay after question hour honorable member after question hour honorable member after question hour no question hour after question hour no honorable member please after question hour I am honorable member I allow after question hour no question 101 श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न क्रमांक 101 दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष रेल महोदय विभाग की मांग है, रेल विभाग की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को विनती है कि इसे किसानों के मसले पर किसानों की बात को उठाने में व्यवधान ना करें। किसानों का प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए। किसान की बात रखने में व्यवधान ना करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कदम उठाए गए। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही आपको आग्रह कर दिया है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अलाउ कर दूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसानों के मूलभूत समस्याओं में किसानों को उचित मूल्य देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कुछ अहम कदम उठाए, उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम जो देश के कृषि इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सर्जन करने का। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए इस सदन में बड़ी खुशी हो रही है। कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है। किसी राज्य में 2 डिजिट में कृषि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। इस देश में अकेला मध्य प्रदेश इस सौभाग्य का भाग्यशाली रहा जहां 11% का ग्रोथ जब शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ था। ऐसे अनुभवी हाथ में भारत का कृषि विभाग होने से मुझे उम्मीद ही नहीं, श्रद्धा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्मित करके जो गैप्स थे उनको, उसका स्टेटस क्या है और उसके लिए हमारे देश के किसानों में क्या बदलाव आया है, किसानों को कितना लाभ मिला है, उसकी जानकारी माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। आप माननीय सर प्लीज बैठिए। जब मैंने माननीय सदस्य आपको बता दिया, रक्षा मंत्री जी रहेंगे, आपको क्वेश्चन ओवर के बाद में 1 मिनट बुलाने जाऊंगा, ठीक है ना? आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, प्रश्न करें। हाँ, 0 ओवर के बाद एक्सीडेंट की जानकारी माननीय मंत्री जी को वो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अवगत करा दिया उन्होंने। माननीय मंत्री जी, मैंने माननीय मंत्री जी 1 मिनट। सारी घटना के बारे में 1 मिनट, सारी घटना के बारे में माननीय मंत्री जी ने मुझे अवगत करा दिया है, विषय उनके ध्यान में आ गया है आपका। माननीय मंत्री जी, मंत्री जी को रिप्लाई कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
किसानों का कल्याण। आप मानिए मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और कि हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र लक्ष्य है किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य माननीय मंत्री जी एड्रेस इधर करें। पुरुषोत्तम रूपाला जी माननीय अध्यक्ष महोदय कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, माननीय अध्यक्ष महोदय कुल मिला के 72,222 संरचनाएं जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा, केरल, बिहार, आसाम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, चारों तरफ भंडारण की उचित व्यवस्थाएं की जा रही है और इसके कारण किसान को औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता। वो जब चाहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखे या वो वेयर हाउस में रखता है और उचित दाम मिलने पर बेचता है। ये किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका लाभ पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विस्तार से इस विषय की जानकारी। आप विस्तार से क्वेश्चन मत पूछो, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछो। एक लाइन में पूछूंगा सर कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने का भी विषय रखा है और संकल्प किया है। इसी योजना के तहत उसी दिशा में क्या प्रगति हुई है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे और ये कुसुम योजना जिसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत
कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुसुम बी और कुसुम सी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है और कुसुम ए पर भी अभी विचार किया जा रहा है। मनीष जायसवाल। अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत जो इन्होंने किसानों को राहत दिया है। लेकिन मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी तक ये सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि सेलेक्टिव एरिया, जैसे हमारे झारखंड में टमाटर की खेती बहुत होती है। दादा, किसान के बारे में बात हो रहा है, दादा थोड़ा सम्मान कीजिए अन्नदाता का। किसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सम्मान करिए दादा उसका। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है, माननीय सदस्यों को भी आग्रह किया, विशेष रूप से माननीय मंत्रीगणों का आग्रह किया है, कोई भी बैठे कोई भी टिप्पणी कर रहा है आप उसका जवाब नहीं दें। और माननीय सदस्य भी क्यों जवाब दें? आप तो प्रश्न पूछे सीधे मेरे सवाल। किन्हीं लोगों की आदत है, उनकी आदत में सुधार नहीं हो सकता। शॉर्ट में ऐसे लोगों को सर अध्यक्ष महोदय थिएटर की संज्ञा दी जाती है। मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना, अध्यक्ष महोदय, जो सेलेक्टिव एरिया है, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में और विशेष करके हजारीबाग में टमाटर की खेती और धनिया की खेती बहुत आयत होती है। अभी टमाटर का शेल्फ लाइफ अध्यक्ष महोदय बहुत कम है। ऐसे में अगर व्यक्तिगत किसान को, अगर वो छोटे छोटे किसान के समूह हैं, अगर उनको छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का इसमें इनकॉर्पोरेशन अगर कर लिया जाए तो ऐसे किसानों को अध्यक्ष महोदय बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि कुसुम योजना में अध्यक्ष महोदय सोलर पंप का तो आपने प्रोविजन किया है, अगर साथ साथ बोरिंग का भी अगर प्रोविजन हो जाए, बोरवेल भी इसके पार्ट अगर बन जाए तो किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। वो निर्माण निजी निवेशक भी कर सकता है, एफपीओ किसानों के समूह भी कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कर सकता है। इंडिविजुअल कोई बहुत छोटा किसान करना चाहे तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए उतना लाभ का धंधा साबित नहीं होगा, लेकिन इसमें इतनी व्यवस्था कि किसानों का समूह एफपीओ भी इस तरह के कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं जिनमें टमाटर सुरक्षित रखे जा सके। बाकी माननीय सदस्य ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, हम उन पर यथासंभव विचार करें। सुदीप बंदोपाध्याय जी। शिवराज चौहान जी, आपको साथ द्वादश लोकसभा से हम लोग एक साथ मेंबर थे कोपू में। इधर आज आपको केंद्रीय मंत्री देखने मैं खुश हूँ। एक प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ। आप कोल्ड स्टोरेज के बारे में बोलते हैं, किसानों के लिए वो कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे, सामान रखेंगे, but there are shortages of cold storage in the whole of the country, extreme in number. Farmers start to go for distress sales, प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं और उनको कोल्ड स्टोरेज में जगह ना मिलने का कारण मार्केट में जाके उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। 1 केजी पोटैटो बनाने के लिए किसी को 2 रुपया पड़ता है, तो डिस्ट्रेस सेल में उनको मार्केट पे कोल्ड स्टोरेज के जगह ना मिलने का कारण 1 रुपये में बिक देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं मंत्री को पास
कि कोल्ड स्टोरेज सेटअप को सारे देश में बढ़ाने के लिए, किसानों को जितना नेसेसिटी है इसको फिलअप करने के लिए ये भारत सरकार क्या पदक्षेप लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोपाध्याय जी का मैं बहुत आदर करता हूं। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ साथ रहे हैं और इनकी प्रतिभा का भी सम्मान करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था के लिए सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए 10 साल तब भी, और इसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन अब तेजी से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम लगातार जारी है इस योजना के अंतर्गत भी, और इसलिए जगह जगह मैंने अभी राज्यों की सूची आपके सामने पढ़ी थी, कोल्ड स्टोरेज भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की ये योजना 32-33 तक जारी रहेगी। जहां जहां गैप्स कहीं आएंगे, इसी योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी किया जाएगा। श्री प्रशांत पेडोले जी। प्रशांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी को प्रश्न करना चाहूँगा। पीएम कुसुम योजना के तहत देश में कितने सोलर पंप, सोलर पावर प्लांट, ग्रिड कनेक्टर सोलर पावर संयंत्र की स्थापित किए गए एवं इसमें कितने मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना अभी प्रारंभ हुई है। मैं पूरी जानकारी लेके माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 102 श्री सुब्बा रायन के सुब्बा रायन। क्वेश्चन नंबर 102 माननीय मंत्री महोदय, सदन के पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைச்சருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்தி அளிப்பதாகவோ இந்த கேள்வியின் தேவையை நிறைவு செய்வதாகவோ இல்லை. இது யூபிஏ சர்க்கார் நிகழ்த்திய சரித்திர சாதனைகளில் ஒன்று இந்த மனரேகா. இந்த மகத்தான திட்டம் என்பது குடும்பத்தில் ஒருவருக்காவது வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த திட்டமும் சட்டமும். ஆனால் இப்பொழுது இவை மெலிந்து எலும்பும் தோலுமாக உருக்குலைக்கப்பட்டு கிடக்கிறது. இவற்றிலிருந்து விடிவு வேண்டும் என்பதற்காக நான் தங்கள் மூலமாக ஒரு கேள்வியாக கிளப்புவது என்பது, இன்றைய நிலையில், இன்றைய விலைவாசியில், சம்பள முறைகளில் இந்த சம்பளத்தில் வாழவே முடியாது. எனவே மனரேகா தொழிலாளர்கள் முன்வைத்திருக்கிற கோரிக்கை தினசரி 700 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கை. அந்த கோரிக்கை நியாயமானதும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதும் தான். நான் தங்கள் மூலம் ஒன்றிய அரசை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக 500 ரூபாயாவது பதில் உரையில் அமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறேன். ஏனென்றால் இன்றைய நிலையில் ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் என்பது கொடுக்கப்படுவதே இல்லை. 100 நாள் வேலை எங்கும் கொடுக்கப்படவே இல்லை. எனவே இதை 200 நாளாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும், 700 ரூபாயாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் சட்டப்படி கொடுக்க வேண்டும். இல்லை, அதே மாதிரி एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, आप एक प्रश्न पूछे, प्लीज एक प्रश्न पूछे, ओनली वन क्वेश्चन, उसके बाद सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगा। बैठ जाइए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका जवाब दे, सप्लीमेंट्री पूछ। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मनरेगा के ऊपर की वेजेस को बढ़ाने के लिए और श्रम देने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी तो उनके
समय में मात्र 2,13,000 करोड़ रुपए के ही जारी किए गए थे। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर जो पिछले 10 वर्षों का आप देखेंगे तो करीब 250 गुना बढ़ाकर 7,37,000 करोड़ रुपए इस मद में देने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि वेजेस बढ़ना चाहिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूँ कि वेजेस बढ़ाना हमारे मनरेगा की CPI एक संस्था है जिसके थ्रू वो समय समय पर प्रतिवर्ष उसका आकलन करती है और जहाँ उसको उचित लगता है उस पर बढ़ाती है। मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर जो हम डेटा देखेंगे तो मजदूरी में करीब 43% का इजाफा हुआ है। तो इसको प्रति वर्ष के अगर से हिसाब से देखेंगे तो करीब 7% का इजाफा प्रति वर्ष हमारे मजदूरों का, श्रमिकों का होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ध्येय है कि हम मनरेगा में 100 दिन का काम जरूर अपने गरीबों को देना है। जो लोग इच्छुक काम करने वाले लोग हैं उसी गांव में हम उनको रोजगार देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, ஒரே ஒரு கேள்விதான். माननीय मंत्री जी, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுப்பது மாநில அரசா மத்திய அரசா என்பதை விளக்க வேண்டும். அடுத்து நிர்வாக செலவினங்கள் என்ற பெயரால் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தில் பிடிக்கப்படுகிறதா, அது அரசாங்கமே அந்த செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்பதற்கு விளக்கம் அளிப்பதோடு அமைச்சர் மறுபரிசீலனை செய்து 200 நாள் 700 ரூபாய் சம்பளம் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உறுதிப்படுத்துவாரா? मंत्री जी मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार, अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 100 दिन का काम देने के लिए और कटौती देने की कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहां तक सदस्य की चिंता है कि कार्य दिवस बढ़ाने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार कोई जितना भी डिमांड करेगा, चाहे फाइनेंशियल चाहे काम, उसको हमारी सरकार उस गांव में देने का काम करेगी। और दूसरा, मैं ये स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि 100 दिन के काम के लिए स्टेट सरकार जो भी मांग करेगी, भारत सरकार उसको देने का काम करेगी। धन्यवाद। श्री सेल्वराज। மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதல் முறையாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி. என்னை தேர்வு செய்து அனுப்பிய நாகப்பட்டினம் தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிலே திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 100 நாள் வேலையிலே விவசாயம் என்பது முழுமையாக இயந்திரமயமாக மாறிவிட்டது. ஆகவேதான் நம்முடைய உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். பேரூராட்சி நகராட்சிகளுக்கும் இதை விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதே போல இந்த ஆண்டு 86,000 கோடி ரூபாய் என்பதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். இது செய்தால்தான் ஓரளவிற்கு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரம் சீரமைக்கப்படும். அந்த அடிப்படையில் இங்கே செய்யுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि नगर पंचायत और नगर पालिका में, चूंकि हमारे RD विभाग का मामला नहीं है, लेकिन मैं सदस्य के संज्ञान में ये जरूर लाना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे स्वच्छ भारत है, ऐसे तमाम कौशल विकास है, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिस पर हमारी सरकार रोजगार के दृष्टिकोण से काम कर रही है। बहुत बहुत टी सुमिति। Thank you very much, sir. Sir, the state of Tamil Nadu, where about 90 lakh people participate in Manrega works, had requested allocations for 40 crore person days for 23-24. But I would like to ask through you, the minister, it was sanctioned funds for only 28 crore person days, sir. So what is the rationale of the government behind such a smaller allocation to our Tamil Nadu state? And I would like to know through you whether the minister considered this and plans to increase the same in the coming time, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रदेश के हिसाब से वो अपनी डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से हमारी सरकार उसको देती है। धन्यवाद।
कल्याण बनर्जी। सर, Sir, under the Manrega Act, it is the responsibility and duty, it's a mandatory duty of the central government. It's not the wish or choice, but it's the mandatory duty of the central government to provide 100 days work. It's not anybody's choice. It has to be done. And you see from the chart itself that it has not been provided. It is not correct that whenever the state government is asking, they are providing. No, not at all. There are facts. Especially for the West Bengal, a political biasness has been adopted by the central government, and they have not provided the 100 days work, despite the claim. I am assuring it. It's just 3 years. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा, तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और